जय हिंद। गुड आफ्टरनून एवरीवन। लेक्चर नंबर 16 जो अपलोड हुआ है उसमें शायद वॉइस नहीं आ रही है ना। जो लेक्चर नंबर 16 अपलोड हुआ था उसमें शायद वॉइस नहीं आ रही है, उसको हम आज अपलोड कर देंगे उसमें अपडेट करके, तो शाम तक आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। जो इससे पहले 16 नंबर है उसमें शायद वॉइस नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम थी, इस वजह से ऐसा हुआ था। ठीक है ना। वॉइस आ रही है हमारी? आज का टॉपिक हमारा है सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक है। पार्ट 2 की बात हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने बात कर लिया था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्लियर? तो हमने आपसे बात की थी कि फर्स्ट पार्ट में अपने देश के बारे में बताया गया कि अब आप भारत के हैं, भारत के बारे में सब चीजें बताई गई, तो अब आप वहां के नागरिक बन रहे हैं और आपको वहां की नागरिकता मिलने वाली है। तो क्या प्रावधान किए गए संविधान में जिसके आधार पर हमें नागरिकता दी गई, मतलब जो उस समय लोग थे
क्योंकि आज़ादी मिली थी और माइग्रेशन चल रहा था। इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। तो बड़ा टफ टास्क था कि किस तरह का प्रावधान रखें जिससे कोई दिक्कत ना आए जो माइग्रेंट हो रहे हैं उनको नागरिकता लेने में। ठीक है, तो संविधान में बड़े सोच समझ करके कुछ चीजें ऐड की गई, है ना। तो भाग 2 जो नागरिकता का हमारा है, ये भाग 2, ये भाग 2 हमें क्या बताता है कि किस तरह से नागरिकता के प्रावधान किए गए थे और कौन से आर्टिकल से कहां तक इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। 5 to 11 अगर हम अनुच्छेद 5 से 11 देखते हैं तो हमें नागरिकता के बारे में जानकारी मिलती है। पिछली क्लास में 1 से 4 आर्टिकल तक हम लोगों ने देखा, संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में था। सबसे पहली बात कि नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया, तो ब्रिटेन से, यानी कि जो सिंगल एकल नागरिकता है हमारी, सिंगल सिटीजनशिप। देखो सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है कि हमारे पास सिंगल नागरिकता हो सकती है। जैसे अगर आप यहाँ के पर्सन हैं, यहाँ के नागरिक हैं और आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, ठीक है ना, तो आपकी यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी क्योंकि आप हमारे यहाँ सिंगल ही है। या तो फिर आप कहीं दूसरे देश के हैं, फिर यहाँ आते हैं तो कुछ प्रावधान है जिससे आपका सिंगल नागरिकता रखी जाती है। या फिर ऐसे समझ लो कि देश में आपको पूरे देश की नागरिकता मिली हुई है, किसी पर्टिकुलर जगह की नहीं, है ना। तो सिंगल नागरिकता की बात हो, जैसे अमेरिका है तो वहां पे दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप है। वहां देश की भी नागरिकता मिलती है और पर्टिकुलर राज्य की भी नागरिकता मिलती है, लेकिन हम लोग के यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। सिटीजनशिप क्या होता है, नागरिकता क्या होता है? नागरिकता एक प्रकार से समझ लो अधिकार है आपका। अधिकार का मतलब समझिए कि नागरिकता से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं कि अगर आपको इस देश की के कई सारे अधिकार आपको चाहिए तो आपको यहाँ का नागरिक बनना पड़ेगा। मतलब क्योंकि यहाँ के नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए होंगे जो हर कोई नहीं ले सकता। मान लो कोई विदेशी आता है, वो सोचे कि मैं यहाँ पर मतलब चुनाव लड़ूं या इस तरह से समथिंग, तो बहुत सारे प्रावधान उसको नहीं होंगे। जबकि हम लोगों में बहुत सारे प्रावधान, जब अगर यहाँ के नागरिक बन जाएंगे तो सब चीज आपको मिलने लगेगी। तो एक प्रकार से कह लीजिए कि अधिकारों का अधिकार आपका एक नागरिकता है कि कई सारे अधिकार आपको अगर चाहिए तो आपको नागरिकता का अधिकार चाहिए होगा। तो इसमें एक पॉइंट लिखा होगा, किसी व्यक्ति की वह स्थिति होती है जिसमें उसे नागरिक के रूप में वे समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। मतलब वो व्यक्ति जो है, अगर वो नागरिक बन जाता है तो उसको सारे अधिकार मिल जाने हैं। तो सीधी सी बात इतनी सी हुई, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो छोटे छोटे पॉइंट थे। अब आते हैं मेन पॉइंट कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो किस डेट को ध्यान में रख के और कैसे किया जा रहा था, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। एक डेट है बहुत इंपॉर्टेंट, 19 जुलाई 1948, ठीक है। 19 जुलाई 1948 की एक डेट है। और एक डेट और इंपॉर्टेंट आपकी आएगी 1 मार्च की 1947 की। ये दो डेट काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखा जाता है। देखिए हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में समझा देते हैं। 1 मार्च 1947 वो डेट थी जब दंगे होने लग गए थे। जैसे कि जब बंटवारे की बात हुई थी ना, भारत पाकिस्तान वगैरह, तो इस समय काफी बड़े लेवल पे माइग्रेशन वगैरह होने लगा था इधर से उधर, और दंगे फसाद भी शुरू हो गए थे और बड़े लेवल पे लोग इधर से उधर हो रहे थे उन। और यहाँ तो ये तो चल ही रहा था। इसके बाद हमको स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली इसके बाद, ठीक है ना। 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई थी। तो हमें जब आजादी मिली तो उस समय भी ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन नहीं चल रहा था। शशिकांत, आंध्र प्रदेश में कन्फ्यूजिया हो रहा है। अरे कोई कन्फ्यूजिया नहीं हो रहा है। 1 अक्टूबर 1953 सही आंसर है। देखिए हमने बोला था आपसे कि 1956 वो बुक में क्यों देते हैं। वो 1956 इसलिए देते हैं क्योंकि जो एक्चुअल में ऑफिशियली राज्य पुनर्गठन आयोग लगा था और कानून जो बना था स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, वो उस समय से लागू हुआ था। लेकिन आंध्र प्रदेश के गठन का तो प्रावधान हो गया था ना 1 अक्टूबर 1953 में, जब श्री रामल्लू की मृत्यु हुई थी। तो डेट तो हम वही मानेंगे ना। जो वो अलग बात है कि जब हमारा ऑफिशियली एक्ट हुआ है 56 से तो कुछ लोग उसको लिखते हैं। करेक्ट आंसर आपका 1953 ही होगा। इसमें परेशान मत होइए, कोई कंफ्यूजिया मत करिए, ठीक है। हाँ
चलिए, चलो अच्छी बात है, कम से कम पढ़ रहे हो। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब अगर है तो मतलब पढ़ रहे हो, खाली इसलिए ना पढ़ना कि सर से पूछेंगे, कुछ तो गड़बड़ होगी तो सर से पूछेंगे, नहीं, अपनी नॉलेज के लिए भी पढ़ो जिससे वो चीजें रहें। ठीक है। तो तुम लोग लिखते क्या हो यार? घटंको मानेंगे, ये क्या है? मतलब कम से कम कोई शब्द तो ढंग से लिखा करो। हम क्या पढ़े, इसको घटंको लिखा है। गठन, गठन। अच्छा, एक साथ कर दिए हो ना, अलग से करना चाहिए था गठन को, वो गठन को लिखा है। तो अब पॉइंट क्या था कि जो ये बार बार चल रहा था, ये आजादी मिली हमें, तो ऐसा नहीं है कि आजादी के बाद भी माइग्रेशन रुक गया। भाई इंडिपेंडेंस के बाद भी बड़े लेवल पे माइग्रेशन चल रहा था, और 1 साल तक लगातार चलता रहा, इधर से उधर लोग होते रहे। फिर एक डेट आई बीच में, 19 जुलाई 1948 की डेट। ये क्या डेट थी? इन लोगों ने कहा कि अगर इसी तरह से माइग्रेशन चलता रहेगा तो कितनी दिक्कत होगी, बहुत बड़े लेवल पे लोग इधर से उधर हो रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा। अब क्योंकि नए नए देश बने थे, तो हम लोग वीजा पासपोर्ट का तो कोई प्रावधान ही नहीं था, ना वीजा ऑफिस बना था, ना कोई पासपोर्ट वाला केस था, टाइम लगना था उसमें। तो इन लोगों ने सोचा कि कैसे इस माइग्रेशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, तो इन्होंने एक परमिट सिस्टम लागू किया 19 जुलाई 1948 को। तो 19 जुलाई 1948 को उन्होंने एक परमिट सिस्टम लागू किया। मतलब ये कि अगर आपको अब अपने देश को क्रॉस करके किसी उसमें जाना है, मान लो पाकिस्तान का अगर कोई व्यक्ति था, उसको भारत में आना था, तो अब वो ऐसे नहीं आ सकता था, उसको अपनी सरकार से एक परमिशन लेनी होगी। भले उसके पास वीजा नहीं था, पासपोर्ट नहीं था, लेकिन एक परमिट सिस्टम लागू हुआ था, तो एक प्रकार से उसे परमिट लेना था अपनी गवर्नमेंट से कि हम जाना चाहते हैं भारत में। परमिट मिल जाता था, वो व्यक्ति आ जाते थे। वही चीज इंडिया से थी कि अगर इंडिया से आपको पाकिस्तान जाना है तो यही करना पड़ता था कि परमिट सिस्टम लेना पड़ता था। तो एक प्रकार से जो बहुत बड़े लेवल पे माइग्रेशन हो रहा था, उस पर थोड़ा कंट्रोल हो गया, बड़े लेवल पे जो हो रहा था, क्योंकि उस समय कोई भाई परमिट नहीं था, तो कोई भी इधर उधर हो जा रहा था। अब परमिट हो गया तो गवर्नमेंट से आप परमिशन लोगे तभी तो जा पाओगे, इसलिए दोनों डेट इंपॉर्टेंट है। तो नागरिकता लेने के लिए जब भी नागरिकता का प्रावधान किया जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये वाली डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई वाली। अभी हम देखेंगे, इसका डिस्कशन आगे होगा, और इस डेट का भी डिस्कशन होगा, 1 मार्च 1947। दोनों डेट का डिस्कशन होगा, क्योंकि 1 मार्च 1947 वो है जब माइग्रेशन बड़े लेवल पे होने लगा था इधर उधर, लेकिन जस्ट उसके 1 साल बाद ही 1948 में एक परमिट सिस्टम लागू हो गया था। तो दोनों तरीके से हम देखेंगे कि किस तरह से लोग इधर से उधर हुए। चलिए, आई होप इतना क्लियर हुआ, बैकग्राउंड क्लियर हुआ सबको। राफिया, विनय, देवेंद्र, मनीष, शुभम, हेमा, आरती, शशिकांत। अच्छा शशिकांत, तुम ही क्वेश्चन पूछे थे, हैं? सुमित, सच्चिदानंद, अनुज, रौनक। रेडमी 9, रेडमी 9 का नाम कभी बदलेगा ही नहीं, सबसे पहले ऐड हो जाता है रेडमी 9, लेकिन नाम कभी नहीं बदलता। कुसुम, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया होगा, आगे देखते हैं। अब हमारा जो अनुच्छेद 5 से 11 कहता है, वो क्या कहता है? 5 से 11 की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे संविधान में 5 से 11 ये जो बताया गया है, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये जो हमारे पास आर्टिकल है, ये हमें, ये जो 5 से 8 तक है, ये हमें ये बताते हैं कि जब संविधान लागू हो रहा था, जब संविधान लागू हो रहा था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, तो उस समय लोगों को नागरिकता किस प्रकार से दी गई, बात हमारी बड़ी ध्यान समझिएगा। जब ये संविधान जब बना और संविधान लागू हुआ, तो उस समय जो आर्टिकल बनाए गए 5, 6, 7, 8, तो ये 5, 6, 7, 8 जो बनाए गए, इसमें क्या प्रावधान थे? इसमें वो प्रावधान थे, ठीक है, इसमें वो प्रावधान थे कि इस समय जब संविधान हम लागू कर रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी हैं या जो कहीं से आ चुके हैं, उनको नागरिकता हम कैसे देंगे? क्या ऐसा प्रावधान होगा जिससे उन्हें नागरिकता मिल जाए? ये बताया गया है 5, 6, 7, 8 में। बात हमारी ध्यान से समझिए, ये आर्टिकल हमें ये नहीं बताते कि 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी। ये आर्टिकल्स हमको ये नहीं बताते। ये आर्टिकल्स 5 से 8 तक केवल हमें इतना बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो रहा है, तो उस समय नागरिकता हमको कैसे मिल रही है, ओनली।
बाद की जो चीजें हैं वो एक एक्ट पास किया जाएगा, सिटीजनशिप एक एक्ट है, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। 1955 में एक एक्ट आएगा, सिटीजनशिप नागरिकता अधिनियम करके एक एक्ट आएगा 1955। वो हमें बताएगा 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता कैसे है। तो 26 जनवरी 1950 तक जो भी लोग आ गए थे उनको कैसे नागरिकता मिलनी है, वो 5 से 8 में है। अगर इसके बाद की बात करें, संविधान लागू होने के बाद की, तो एक एक्ट है हमारे पास, सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम 1955, जो हमें बताएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसके बाद क्या था। अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं संविधान बनते समय का, कि कैसे क्या प्रावधान रखे गए थे नागरिकों के लिए। अब देखिए, ये तो बात हो गई 5 से 8 तक स्टूडेंट। 9वें में क्या डिस्क्राइब किया गया है? 9th में हमको ये डिस्क्राइब है 9वें आर्टिकल में कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। मतलब हमारा जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, उसके बारे में जानकारी हमें 9वें आर्टिकल से मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप किसी और देश में जाकर के इंग्लैंड की आप नागरिकता ले लेते हैं, कहीं और ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी नागरिकता अपने देश की खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल नागरिकता का प्रावधान है, हम 2 देशों की नागरिकता नहीं देते। तो अगर आप किसी और की लेते हैं तो आप फिर वहां के नागरिक है, फिर अपने देश के नागरिक नहीं रहेंगे। इसी को कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कि किस तरह से हमें वो प्राप्त करना है और कैसे हुआ। तो ये पॉइंट आपका है कि अगर आप 9वें आर्टिकल में हमें ये चीज बताई गई है। 10वां और 11वां आर्टिकल क्या है आपका? 10वां और 11वां आर्टिकल हमें ये बताता है कि पावर टू पार्लियामेंट, पावर टू पार्लियामेंट, नागरिकता से संबंधित कानून। मीनिंग ये है कि संसद के पास एक पावर है कि अगर संसद को ये लगता है कि हमें कुछ अमेंडमेंट करना है नागरिकता कानून में, या कोई हमें नए नियम बनाने हैं यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के जो सिटीजन है इनके लिए हमें कोई नया कानून लाना है, तो ये पावर संसद को है, वो इनका प्रयोग करके, आर्टिकल 11 वगैरह का प्रयोग करके ये काम कर सकती है। तो 10 और 11 जो है उसमें आपको ये सिंपल सा देखने को मिलेगा कि इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है। उसमें भी जो 10वां है, 10वां हमें ये बताता है कि पार्लियामेंट को एक पावर है कि अगर उसे लगता है कि कोई व्यक्ति से नागरिकता छीन लेनी चाहिए, यानी कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, देश विरोधी काम कर रहा है, मतलब देश के खिलाफ जा रहा है, इस तरह का अगर उसको लगता है तो वो आपकी नागरिकता छीन सकती है, ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट है। तो वो 10 के तहत हो जाता। और 11वीं का मेन प्रावधान ये है कि इसमें अगर उसको नए कानून बनाना है संसद को, तो वो 11वीं का यूज करके बना लेता है। तो इस तरह से हम दोनों देखते हैं कि 10 और 11 में हमें पार्लियामेंट को दिया गया है पावर कि अगर उसको लगता है कि आपकी नागरिकता छीननी है तो ले सकती है, और अगर उसे लगता है कि नया कानून बनाना है तो कानून बना भी सकती है, कुछ भी अगर अमेंडमेंट करना है तो इसका प्रयोग करके। इसलिए सानिया मिर्जा पाकिस्तान की सिटीजनशिप नहीं ले रही है। तेज तो हो तुम लोग, समझ गए ना, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है और नागरिकता तुरंत खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से पॉइंट आपका समझना है। तो 5 से 11 क्या हमें आर्टिकल क्लियर हो गए? क्या हम सोचे कि आपको आर्टिकल क्लियर हो गए? आरती, शुभम, सच्चिदानंद, अंजलि, अंजलि, राज, कहाँ, संतोष। आज बहुत कम लोग ऐड हैं। संडे को क्यों कम ऐड होते हैं? संडे को कुछ स्पेशल डे रहता है क्या? हर बार संडे को कम ऐड होते हैं। सानिया मिर्जा को नागरिकता है कि नहीं? अरे भाई, अगर यहाँ की नागरिकता नहीं होती तो पाकिस्तान की नागरिकता नहीं होती उसके पास फिर। तो बताइए हमें कि जो 5 से 8 तक आर्टिकल है वो हमें क्या बताते हैं स्टूडेंट? 5 to 8 हमें क्या बताते हैं? थ्योरम की क्लास है। थ्योरम की क्लास चल रही है क्या? आज कहाँ चल रही होगी? चल रही है? अच्छा अच्छा, वो गए होंगे सब थ्योरम में। देखिए, 5 से 8 हमें ये बताता है कि संविधान लागू होने, बड़े ध्यान से सुना करो चीजें। 5 से 8 हमें ये बताता है कि संविधान लागू जब हुआ है हमारा 26 जनवरी 1950, तो उस समय जो लोग थे उनको नागरिकता किस प्रकार से दी गई, हमें ये बताता है ये।
9वें में हमें क्या बताता है कि हमारे सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बताता है, एकल नागरिकता के बारे में। कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ठीक है, 9वां आर्टिकल हमें ये बताता है। 10वां हमें ये बताता है कि अगर सरकार चाहे या जो संसद है, अगर उसको लगता है कि आपकी नागरिकता छीन लेनी चाहिए, कोई गलत काम आप कर रहे हैं, तो ये उसको पावर है कि वो आपसे नागरिकता छीन सकती है। 11वां हमें ये कहता है कि अगर हमें कोई नया कानून बनाना है सिटीजनशिप से रिलेटेड, कुछ अमेंडमेंट करना है या, तो ये पावर उसको 11वें आर्टिकल में दी गई है कि वो इससे रिलेटेड अमेंडमेंट कर सकता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग करके ये चीजें देखी जाती है। हाँ, अगर 26 जनवरी 1950 के बाद की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो फिर वो हमें एक एक्ट देखना पड़ेगा जिसे बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। देखो ये वाला है वो, ये चीज। तो अगर हमें 26 जनवरी 1950 के बाद की बात करनी है कि उसके बाद कैसे नागरिकता मिली है, तो हमको एक एक्ट देखना होगा जो हम कहेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 से हम उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, हमें यह बताता है कि किस प्रकार इंडिया की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है या इंडिया की नागरिकता लॉस की जा सकती है, वो हम बाद की बात करेंगे। तो अभी हम केवल बात कर रहे हैं आपके, एक प्रकार से अगर आप समझे तो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स 26 जनवरी 1950 के समय की। इस समय जब संविधान लागू हो रहा है, उस समय के आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब आगे बढ़े, हो गया है ना। 9 to 11 रिपीट कर दीजिए। क्या बात है यार, कितनी बार रिपीट करवाओगे तुम लोग। 9 कहता है सिंगल सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्योंकि आपके पास एकल नागरिकता है, और अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। 9वां हमें कहता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। ये 9वें आर्टिकल में है। 10वां और 11वां आर्टिकल ये पार्लियामेंट को पावर देता है, शक्ति देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकें। ये है इनका मतलब। चलिए आगे देखते हैं, फिर डिटेल में क्लियर होगा। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ये एक ओवरव्यू था 5 से 8 का, 9वीं का, 10 और 11 का। आर्टिकल 5 क्या कहता है हमें, अ पर्सन हु हैड हिज डोमिसाइल इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि आर्टिकल 5 में वो चीज डिफाइन करी गई है। अब देखो 5 से 8 तक हम डिस्कस करने वाले हैं, तो 5 से 8 तक हमें ये बताया जाएगा कि 1950 तक नागरिकता कैसे दी गई है और किन किन लोगों को दी गई है, किन के ऊपर ये अप्लाई होता था, ये बताया जा रहा है। 5 से 8 तक वो अलग अलग कंडीशन है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एक पर्सन जो जिसका डोमिसाइल इंडिया है, मतलब ये कहीं गया ही नहीं, यही पैदा हुआ, यही सब कुछ था, इंडिया का सब कुछ मानता था और वो कहीं भी नहीं गया, भारत में ही रहा। मतलब जन्म भी हुआ और उसने कहा मेरा देश भारत ही है और मैं इसी को सब कुछ मानता हूँ, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और वो किसी और जगह गया ही नहीं, भारत में ही रहा। तो हम कहेंगे उसके पास इंडिया की डोमिसाइल है। जैसे आप लोग कभी कोई फॉर्म भरते हैं तो आपका डोमिसाइल का एक सर्टिफिकेट लगता है, तो डोमिसाइल आप कहाँ है, तो आप अपने क्षेत्र का लगा देते हैं। जैसे यूपी के हैं आप, तो यूपी में कहाँ के, वो चीजें। तो डोमिसाइल इस तरह से पूछा जाता है कि अगर आपके पास हिंदी भाषी क्षेत्रों का डोमिसाइल है तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास कर्नाटक या केरल का डोमिसाइल नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। तो डोमिसाइल मतलब कि एक प्रकार से आप वहां जन्म लिए, वहीं रहे, कहीं और नहीं गए, किसी और देश का आपने कुछ नहीं किया और आप भारत को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन क्या इस बिहाफ पर कि आपकी डोमिसाइल यहाँ की थी और आप कहीं नहीं गया और भारत को ही सब कुछ मानते थे, तो क्या हम आपको नागरिकता दे देंगे? नहीं, ये प्रावधान आपके संविधान में नहीं किया गया। उन्होंने 3 कंडीशन लगाई कि अगर आपके पास डोमिसाइल है, आप भारत को ही सब कुछ मानते हैं, भारत में ही हैं, फिर भी आपको 3 कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको नागरिकता लेनी है संविधान बनने के समय। पहला, उसका जन्म इंडिया में हुआ हो। ठीक, आप यहाँ के हैं, सब कुछ यही मानते हैं, लेकिन फिर भी एक कंडीशन है कि आपका जन्म कहाँ हुआ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ठीक, चलो ये तो फुलफिल कर भी लेते हो आप। दूसरा होता है कि उसके जो माता पिता हैं उनमें से कोई भी एक इंडिया में जन्मा हो। मतलब आप सोचिए कि हमारा डोमिसाइल यहीं का है, हम कहीं गए भी नहीं, सब कुछ है, फिर भी आपको 3 कंडीशन को फॉलो करना था अगर नागरिकता उस समय लेनी थी तो। पहला कि आपका जन्म इंडिया में हुआ हो, दूसरा आपके पेरेंट्स में से कोई भी इंडिया में जन्मा हो,
ये माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, कोई भी एक अगर जन्मा है तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा, संविधान लागू होते समय उसे इंडिया में रहते हुए 5 वर्ष हो चुके हों। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आपकी फेल होती है, तो आपको नागरिकता उस समय नहीं मिलती, आर्टिकल 5 के थ्रू। मतलब जब नागरिकता लेने का प्रावधान हो रहा था, तो आप गए कि भैया हमको नागरिकता दे दो। तो वो आपसे पूछेंगे, बताइए इस 5, 6, 7, 8 हम कौन से आर्टिकल के तहत आपको दे दें? तो अब कोई भी नागरिक पहुँचता था, तो उसको 4 आर्टिकल के थ्रू लेना होता था। या तो आर्टिकल 5 के थ्रू, आर्टिकल 6 के थ्रू, आर्टिकल 7 या आर्टिकल 8। तो आप जिस चीज़ के लिए अप्लाइड हैं, जिस चीज़ के लिए आप हैं कि आप उसके लिए हैं, तो आप उसी अनुच्छेद के द्वारा जाओगे। अब कोई पर्सन पहुँचा, उसने कहा, "भैया हमारा डोमिसाइल यहीं का है, हम तो कहीं गए ही नहीं। ना हम पाकिस्तान गए, ना कहीं गए, हम देश छोड़ के नहीं गए, भारत को हम सब कुछ मानते हैं।" तो उन्होंने कहा, "ठीक है, चलिए हम आर्टिकल 5 का प्रयोग करते हैं, आपको नागरिकता देते हैं।" तो फिर 3 क्वेश्चन करेंगे, "आपका जन्म यहाँ हुआ?" "हाँ, ठीक है।" "आपके माता-पिता में से कोई यहाँ है?" "हाँ, ठीक है।" लेकिन एक तीसरी कंडीशन है कि आपको संविधान लागू होते समय 5 साल यहाँ पर हो चुके हों। इंडिया में रहते हुए 5 वर्ष हो चुका हो। देखो इसकी क्या मतलब क्या था समझिए। क्योंकि जब आज़ादी हुई थी हम लोगों की थोड़ा-सा हम क्लियर कर दें जिससे कहानी समझ में आ जाए आपको। तो भारत में केवल भारत के लोग नहीं थे। आप ये सोच पा रहे हो? जब हमें आज़ादी मिली है और जब संविधान लागू हुआ है, तो क्या भारत में केवल भारत के लोग हैं? और वो जो अंग्रेज आए थे वो भई बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी ऐसे थे जो भारत में निवास बना चुके थे। जो कह रहे थे कि हम भारत से नहीं जाएँगे। वो जाने को तैयार ही नहीं थे। उन लोग को डोमिसाइल भी मिल गया था। यहाँ पे जिस भी तरह से उन्होंने निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया होगा जिस तरह से उनके पास निवास प्रमाण पत्र भी था। डोमिसाइल मतलब एक प्रकार से निवास प्रमाण पत्र। डोमिसाइल मतलब निवास प्रमाण पत्र, हिंदी में जिसको कहते हैं। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर थे जो यहाँ पे रह रहे थे और वो जाने को तैयार नहीं थे कि हम जाएँगे वहाँ। तो क्या हम नागरिकता देते उनको? क्या हम उनको नागरिक बना लें? नहीं, उनके लिए भी कंडीशन अप्लाई थी। इसलिए 3 कंडीशन लगानी पड़ी थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत के नहीं थे, फिर भी वो लोग मतलब डोमिसाइल वगैरह रखे थे। तो कहते हैं भाई हमारे पास डोमिसाइल तो है। अनुच्छेद 5 में आप कहते हैं कि जिसके पास डोमिसाइल है, वो यहाँ का नागरिक बन सकता है। प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो संविधान निर्माताओं ने तुरंत एक 3 कंडीशन रख दी। भैया केवल डोमिसाइल होने से हम आपको नागरिकता नहीं देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि डोमिसाइल है तो आर्टिकल 5 के थ्रू आप नागरिकता ले लोगे। लेकिन इन 3 कंडीशन को फॉलो करना होगा। आपका जन्म यहाँ हुआ हो या आपके माता-पिता का जन्म यहाँ हुआ हो और या तो फिर आपको क्या हो गया हो, 5 साल यहाँ रहते हो गया हो, तो हम दे देंगे महीने। ठीक है? जो फॉलो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो नहीं मिलेगा। अब अगर आप ये 5 साल वाला करते हैं या समथिंग, पता चला कि आपका जन्म ही यहाँ नहीं हुआ है। अब क्योंकि आप ब्रिटेन के होंगे, बाहर के होंगे तो जन्म तो यहाँ हुआ नहीं होगा। तो आपको नागरिकता कैसे दे देंगे वो? बस इस चीज़ों के लिए कंडीशन लगाई गई थी। पूजा अभी देखो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम समझा रहे हैं। आप लोग के क्वेश्चन पूरा टॉपिक खत्म होते ही खत्म हो जाएगा। है ना? अभी परेशान मत हो, बहुत सारे प्रावधान हैं नागरिकता देने के। अभी हमने शुरू किया है केवल एक आर्टिकल में। तो अगर आप अभी लोग क्वेश्चन पूछने लगोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम नहीं दे पाएँगे। रीज़न? क्योंकि हमें समझाना पड़ेगा एक-एक करके। ठीक है? तो अभी शुरू किए हैं आर्टिकल 5 धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। आपके आंसर वैसे ही खत्म हो जाएँगे। नहीं खत्म होंगे तो पूछ लेना फिर। तो पहला पॉइंट आपका हो गया कि 5वें आर्टिकल के थ्रू किसको नागरिकता मिल सकती है? ये उनको नागरिकता मिल सकती है जिनको डोमिसाइल यहाँ का हो, जिनका निवास प्रमाण पत्र यहाँ का हो। लेकिन जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है, ये हम उस समय की बात कर रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के पास-पास, उसके बाद की बात नहीं कर रहे, वो अलग कंडीशन है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये संविधान बनने के समय की बात कर रहे हैं। तो उस समय ये ज़रूरी नहीं था मतलब कि अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आपको नागरिकता मिल ही जाएगी। आपको इन कंडीशन को भी फॉलो करना था। ये जो कंडीशन यहाँ लिखी हुई है। अगर ये आप फॉलो करते हैं तभी आपको ये मिल सकता था। चलिए आर्टिकल 5 की बात हो गई। आते हैं आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 6 में बात होती है, ये आर्टिकल 6 उनके लिए अप्लाई था, ऐसे व्यक्तियों के लिए अ पर्सन हू माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ऐसे कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो। देखो, एक 5वां जो आर्टिकल था वो उनके लिए था, जिनके पास निवास प्रमाण पत्र था। चलो ये कैटेगरी तो खत्म हुई। अब दूसरे तरह के वो लोग थे क्योंकि माइग्रेशन चल रहा था। इधर-उधर सब हो ही रहे थे, बँटवारा हुआ था तो।
देवेन, हम बता देंगे कोई अनाथ बच्चा है तो कैसे मिलेगा, अभी धैर्य रखो, हम सब बताएंगे तुम्हें। शादी कर लोगे तो कैसे मिलेगा, कहीं और चले जाओगे तो कैसे होगा, हम सब बताएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। दूसरे देश की चाहिए तो कैसे करना है, एक तो बढ़िया शादी कर लो वहां से फंसा करके, यहाँ की नागरिकता छोड़ के वहीं चले जाओ, अमेरिकन से कर लो, मिल जाएगी अमेरिका की नागरिकता। ठीक है, बताएंगे। अभी तुम लोग बड़े धैर्य नहीं है तुम लोगों के पास, तुम लोग सब कुछ एक ही बार में जानना चाहते हो। अभी थोड़ी देर बाद कोई पूछेगा सर हवाई जहाज में जन्म हो गया, बताइए कहाँ का मिलेगा, बताइए बॉर्डर लाइन पे क्रॉस कर रहा कहाँ मिलेगा, है सर पानी के जहाजे में हो गया है सर जन्म तो कहाँ मिलेगा, है। तो बताएंगे, अभी धैर्य रखो, धीरे धीरे चलने दो। तो आर्टिकल 5 हो गया आपका, आर्टिकल 6 हो गया। आर्टिकल 6 में ये बताते हैं कि पाकिस्तान से अगर माइग्रेट होकर के कोई इंडिया आया था उस समय, तो उसको हम नागरिकता कैसे देंगे। तो वो पर्सन आएगा जो माइग्रेट होकर के इंडिया में आया, उसे पूछा गया, वो कहता हाँ भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ माइग्रेट होकर के, तो कहते ठीक है तुम्हारे ऊपर आर्टिकल 6 अप्लाई होता है, मतलब आर्टिकल 6 के थ्रू तुम नागरिकता ले सकते हो, बट कंडीशन, हाँ आप एलिजिबल हो कि आर्टिकल 6 का प्रयोग करके हम आपको नागरिकता दे सकते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान से आए हो, तो इसका प्रावधान हमारे आर्टिकल 6 में है, लेकिन कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है, अब वो समझना है। अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो कैसे मिलेगी, और अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद आया है तो कैसे मिलेगी। ये दो कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई हो रही है जो पाकिस्तान से आया है। अब ये डेट तो इंपॉर्टेंट थी, थोड़ी देर पहले हमने आपसे बताया था 19 जुलाई 1948 इसलिए इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि ये वही दिन है जिसके बाद परमिट सिस्टम लागू हुआ था। एक परमिट सिस्टम लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को, जिससे अगर आपको पाकिस्तान से भारत आना था तो आपको वहां की गवर्नमेंट से एक परमिशन लेनी थी। तो इन्होंने वो डेट रखी कि अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आया है तो इसका मतलब 19 जुलाई अगर हम डेट दें तो यानी वो परमिट लेके आया होगा। तो इस तरह से वो ऐसे तो भाग करके नहीं आया होगा, गवर्नमेंट ने परमिशन दी होगी इसलिए आया होगा। तो इन्होंने वो डेट रख दी। तो अब दो तरीके से रखा कि अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है तो, और अगर वो उसके बाद आया है तो कैसे। देखिए दोनों में एक कॉमन कंडीशन थी, अगर वो पहले आया हो या बाद में आया हो, एक कंडीशन दोनों को फॉलो करनी थी, वो कंपलसरी था, वो कंडीशन से वो बच नहीं सकते थे, वो कंडीशन दोनों को फॉलो करनी थी, चाहे वो पहले आया हो चाहे वो बाद में आया हो। वो कौन सी कंडीशन है, वो ये वाली कंडीशन जो इन दोनों के बीच में लिखी हुई है, ये कॉमन कंडीशन थी। ये कॉमन कंडीशन ये थी कि आप चाहे इस डेट के पहले आए हो चाहे आप इस डेट के बाद आए हो, आपको ये तो फॉलो करना ही करना था। क्या उस व्यक्ति का या उसके माता पिता का या ग्रैंड पेरेंट में से किसी का भी जन्म अनडिवाइडेड भारत में जन्म हुआ हो, मतलब उनके 3 जनरेशन, या तो खुद पर्सन जो आ रहा है पाकिस्तान से उसका जन्म यहाँ हुआ हो और किसी कारण से उधर चला गया था वो माइग्रेशन वगैरह की वजह से, तो या तो उसका जन्म हुआ हो या उसके पेरेंट्स में से किसी का जन्म हुआ हो, माता पिता में से कोई भारत में ही जन्मा हो। तीसरा, या उसके दादा दादी, तो 3 जनरेशन हम देख रहे हैं वो उसको लेकर, या तो उसका खुद जन्म हुआ हो या तो उसके माता पिता का जन्म हुआ हो या उसके दादा दादी का जन्म हुआ। अगर इनमें से किसी का भी जन्म हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया, जब ये पार्टीशन नहीं हुआ था, और वो प्रूफ कर देता है कि हमारा जन्म जब ये भारत नहीं बटा था तो उससे पहले हमारा जन्म हो गया था यहाँ पर, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ये एक कंडीशन है, अभी ये पहली कंडीशन है, अभी ये कॉमन कंडीशन है। तो आप जब ऑफिस पहुंचेंगे बताएंगे कि हम पाकिस्तान से आए हैं, तो आपकी पहली कंडीशन यही चेक की जाएगी कि क्या आपका जन्म यहाँ हुआ था जब भारत बटा नहीं था, या आपके माता पिता में से कोई यहाँ जन्मा था, या आपके दादा दादी में से। हाँ, अगर कोई जन्मा है तो अब वो आगे की कंडीशन पे बढ़ेंगे। ये कॉमन कंडीशन है जो फॉलो करनी थी। अब जैसे उनको ये पता चल गया कि हाँ यहाँ किसी न किसी का जन्म हुआ है, अब वो आगे बढ़ेंगे क्या, अब वो समझिए। तो कॉमन कंडीशन है दोनों के लिए, चाहे वो पहले जन्मा हो चाहे सॉरी पहले आया हो या बाद में आया हो, तो उसको ये चीज फॉलो करनी थी कि उसमें से किसी भी एक का जन्म यहाँ हुआ हो। अगर ये फॉलो कर गए तो अब उनको चेक करना है दूसरी कंडीशन। अब वो अलग अलग है। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आया था, देखिए
ध्यान से मुझे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक कॉमन कंडीशन दोनों में फॉलो हो रही है। वो ऑफिस पहुंचा है, उसने ये प्रूफ कर दिया कि मेरा जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, या मेरे माता पिता में से किसी का हुआ था, या दादा दादी में से किसी का हुआ था, ये प्रूफ कर दिया। अब वो आगे की कंडीशन पे चेक करेंगे। अब आपसे वो पूछेंगे आप 19 जुलाई 1948 से पहले आए हैं या बाद में आए? तो कहेगा 19 जुलाई 1948। तो कहते हैं ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है। हम अब आपकी दूसरी कंडीशन चेक करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले आए तो क्या भारत आने के बाद संविधान लागू होने तक भारत में ही रहता हो? ये नहीं कि 19 जुलाई 1948 से पहले आप आए तो थे, लेकिन जब संविधान लागू हो रहा था तो आने के बाद फिर आप भाग के चले गए थे और फिर चले आए। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप आ गए हैं, मान लीजिए आप 18 जुलाई 1948 को भारत में प्रवेश कर गए, 18 जुलाई 1948 को आप प्रवेश कर गए भारत में, तो 18 जुलाई 1948 से 26 जनवरी 1950 तक आपको भारत में ही रहना था, तो आपको मिल जाती नागरिकता। लेकिन अगर आप ये 18 जुलाई 1948 से आकर के और फिर आप गायब हो गए समथिंग, तो वो इसके तहत आपको प्रावधान नहीं देते। तो ये कंडीशन थी कि 19 जुलाई 1948 के अगर आप पहले आए हैं, इस डेट के पहले आए हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना था कि आप संविधान लागू होने तक भारत में ही होने चाहिए थे, तो आपको मिल जाता। चलिए, अब अगर बात करते हैं कि अगर इसके बाद आए तो क्या? तो अगर आप 19 जुलाई के बाद आए तो फिर आपको क्या करना था? भारत आने के बाद 6 महीने के बाद अपने आप को रजिस्टर कराना होगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि आप 18 जुलाई के बाद आए हैं, सॉरी 19 जुलाई के बाद आए हैं, तो 6 महीने तक आपको भारत में रहना होगा, 6 महीने। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते थे कि हम नागरिकता, यानी कि इसका मतलब आप 19 जुलाई 1948 के बाद यानी 20 जुलाई को आप आ गए, तो आप तुरंत ऑफिस नहीं चले जाएंगे कि हमको नागरिक बना लो ना। अगर आप 19 जुलाई के बाद आते हैं तो आपको 6 महीने इंडिया में बिताना होगा, और 6 महीने इंडिया में बिताने के बाद आप ऑफिस जाएंगे और कहेंगे कि हमको अपने यहाँ नागरिकता मतलब कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, तो फिर आपको सुनवाई होती। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो 6वां आर्टिकल है स्टूडेंट, देखो डिटेल में हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। नहीं तो हम सीधा ये बता सकते थे 6वां आर्टिकल उसके ऊपर अप्लाई होता है जो पाकिस्तान से भारत आता है, खत्म हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो 6वां आर्टिकल कहता है कि अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, 6वां आर्टिकल उसके ऊपर अप्लाई होता है जो पाकिस्तान से भारत आया है। लेकिन 2 डेट दे दी गई, दो क्या, एक ही डेट है। उन्होंने कहा 19 जुलाई 1948। हम यहां से चेक करेंगे कि आप पाकिस्तान से भारत पहले आए हैं इसके या इसके बाद में आए। तो अगर आप पहले आए हैं तो आने के बाद से लेकर संविधान लागू होने तक आपको यहीं रहना था, तभी हम आपको नागरिकता देंगे। दूसरा, अगर आप उसके बाद आए हैं 19 जुलाई के बाद, तो आपको 6 महीने रहना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इस तरह से चीजें थी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये बात। ओके, ये तो कॉमन कंडीशन चल ही रही है। आपका जन्म, अगर जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर हम आपको देंगे कैसे नागरिकता? तो जन्म हुआ हो आपका, या तो आपके माता पिता में से किसी का जन्म हुआ हो, या दादा दादी में से कोई जन्म हुआ हो, ये तो कॉमन कंडीशन थी जो होनी ही थी। 7वां आर्टिकल क्या कहता है? 7वां आर्टिकल कहता है अ पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, अ पर्सन who migrated to Pakistan after 1 March 1947 but later returned to India। 7वां आर्टिकल उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान करता है जो पाकिस्तान चले गए थे। देखिए, 6वां आर्टिकल कहता है जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, 7वां आर्टिकल कहता है जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि जब माइग्रेशन हो रहा था बड़े लेवल पे तो लोग यहाँ से वहां जा रहे थे, वहां से यहाँ जा रहे थे। तो जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे उनके लिए 6वें में है, लेकिन जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर वो वापस आना चाह रहे हैं तो उनके लिए प्रावधान 7वें में है। तो अब यहाँ से कई सारे ऐसे पर्सन थे माइग्रेट हो गए जो जब दंगे हुए 1 मार्च 1947 को, बहुत बड़े लेवल पे जब दंगा फसाद ये सब शुरू हो गया, तो बहुत सारे लोग भारत से भाग गए थे पाकिस्तान। लेकिन नॉर्मल होने के बाद, थोड़ा सा इधर-उधर होने के बाद वो लोग वापस भारत आए, लेकिन वो यहाँ से पहले पाकिस्तान जा चुके हैं और अब वापस आ रहे हैं। तो अब वो अगर वापस आ रहे हैं तो अब उनके लिए भी दिक्कत हो गई। वो तो ये प्रूफ कर देंगे ना कि हम तो भारत के ही थे, तो क्योंकि दंगे हो रहे थे इस वजह से हम पाकिस्तान गए, तो अब उनको भी नागरिकता देनी थी।
तो अब इसलिए क्या कहा गया, एक डेट रखी गई। चलो ठीक है, 7वें में हम क्या करते हैं कि जो 1 मार्च 1947 है, क्योंकि 1 मार्च 1947 वो डेट थी जिस पे दंगे हुए बहुत सारे बड़े लेवल पे, इसके बाद से दंगे शुरू हो गए। तो इसकी वजह से हो सकता है कि कई सारे पर्सन पाकिस्तान चले गए होंगे और जैसे नॉर्मल हुआ हो वापस आए। तो ये कहते हैं कि ऐसा कोई पर्सन जो 1 मार्च 1947 के बाद, पहले नहीं, 1 मार्च 1947 के बाद दंगे वंगे हो रहे थे और वो अचानक से पाकिस्तान चला गया और फिर जब नॉर्मल हुआ तो भारत आ गया, तो उसको नागरिकता हम कैसे देंगे? देखिए कैसे देंगे, केवल इतना करना था कि भारत आने के बाद 6 महीने आपको यहाँ रहना था और कोई आपके लिए कोई प्रूफ नहीं करना है। आपको बस इतना करना था कि आपको यहाँ आकर 6 महीने रहना था और 6 महीने बाद आप जा करके अपने आप को रजिस्टर करा लेते सिटीजन के रूप में और आपको नागरिकता मिल जाती। क्यों? क्योंकि अगर वो भारत का था 1 मार्च 1947, भारत से वो पाकिस्तान गया है, तो इसका मतलब वो यहीं का तो था। नहीं समझ रहे पॉइंट? तो उसको प्रूफ करने की जरूरत क्या है? जब वो कह ही रहे हैं कि 7वें में हम ये प्रावधान रख रहे हैं कि जो लोग यहाँ के थे इंडिया के, लेकिन 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए और फिर वापस आना चाहते हैं, तो इसका मतलब वो यहाँ के तो थे ही, तो वो तो प्रूफ ही कर देंगे तुरंत कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है। इस वजह से इन्होंने कहा कि आपको केवल इतना करना है कि आप बस 6 महीने तक भारत में रहिए और फिर ऑफिस जाकर के रजिस्टर करा लीजिए, आपको मिल जाएगी नागरिकता। हो गया 7वें में। 8वां किन के लिए है? अ पर्सन हु रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अ पर्सन हु रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे थे। आप एक बात बताइए, जब संविधान लागू हो रहा था तो जरूरी है कि सारे जो भारत के लोग रहे वो भारत में ही हो? भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ाई के लिए चले गए होंगे बाहर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कामकाज के लिए बाहर थे उस समय, तो क्या हम उसे नागरिकता नहीं देंगे अगर वो लौट के आ गए? भाई अगर वो काम से पढ़ाई के लिए गए होंगे, पता चला 4 साल के लोग पढ़ाई के लिए ही गए थे और वो 1948 के आसपास ही गए हैं, तो 50 में तो लागू हुआ है संविधान, 52 में लौट के आएंगे, तो क्या उनको नागरिकता नहीं देंगे? वो कहाँ जाएंगे फिर? तो उन्होंने कहा संविधान बनाते समय कि हम इनके लिए भी प्रावधान दे रहे हैं कि ऐसे पर्सन हु रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो संविधान बनते समय अगर ये देश से बाहर हैं तो हम उनको नागरिक मानेंगे, लेकिन उनके लिए भी कंडीशन। क्या कंडीशन है? अब वो पढ़िए। तो उनके लिए ये कंडीशन है कि उनके लिए जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, ये उनके लिए प्रावधान रखता है जो संविधान के लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे, परंतु वे भारतीय मूल के थे। मतलब समझ गया ना? थे तो वो यहीं के, लेकिन वो पढ़ाई के लिए चले गए थे, काम करने के लिए चले गए थे, किसी कंपनी के थ्रू चले गए थे, है ना? तो अब उनके लिए प्रावधान किया गया है 8वें में। भारतीय मूल के हैं वो, ओरिजिन यही है उनका, लेकिन वो किसी काम से बाहर चले गए थे, तो उनके बारे में हमारा डिस्क्रिप्शन 8वां आर्टिकल देता है कि उनको नागरिकता कैसे मिलनी है। चलिए अब उसको प्रूफ क्या करना है वो समझिए। मान लो वो आ रहा, भारत आया, लौट कर आया, तो उसको एक चीज प्रूफ करनी थी, उसका जन्म या उसके माता पिता में से किसी का जन्म या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हो। यही कंडीशन उसके लिए भी लागू हो रही है। आप भारतीय मूल के हैं और चले गए किसी काम से, तो आप जब लौट के आ रहे हैं तो आपको ये प्रूफ करना होगा कि आपका जन्म यहीं हुआ था, या आपके माता पिता में से किसी का जन्म यहाँ हुआ था, या आपके दादा दादी में से किसी का एक जन्म हुआ था। ये आपको प्रूफ एक दिखाना था कि हाँ भाई हमारा जन्म यहीं हुआ है, हम किसी काम से गए थे बाहर। ठीक, इसको एक काम करना था कि जिस भी देश में वो रह रहा हो, जैसे मान लो भारत का था और वो अमेरिका चला गया था और अब वो अमेरिका में रह रहा है, वो अमेरिका में रह रहा है, तो अब अमेरिका में रह रहा है और संविधान लागू होने वाला है, तो अब उसको नागरिकता तो चाहिए थी। तो उससे कहा गया कि ऐसा है, एक काम करो, तुम अमेरिका में ही जो हमारे भारतीय डिप्लोमेट हैं, जो हमारा ऑफिस है वहां पर, या जहां हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वहां पर, जिस भी देश में रह रहा हो, वहां भारत के राजनयिक परिषद के प्रतिनिधि के समक्ष नागरिकता संबंधी आवेदन प्रस्तुत करना था। मतलब जिस भी देश में आप रह रहे हैं, वहां जा करके जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं उस देश में, उनके पास पहुंचिए और उनसे बताइए कि हम भारत के ही हैं, अपना वो संबंधी कागजात उनको दिखा दीजिए कि जन्म हमारा यहीं हुआ है, सब कुछ आप उनको प्रदान कर दीजिए, वो आपको नागरिकता प्रोवाइड करवा देंगे। इतना करना था उन्हें। तो उन लोगों के लिए भी प्रावधान था जो उस समय भारत में नहीं थे, लेकिन उनको नागरिकता देने का प्रावधान बन गया आर्टिकल 8 के तहत।
उनको बस इतना करना था कि उनको ये प्रूफ करना था कि हमारा जन्म भारत में ही हुआ है, या हमारे माता पिता में से कोई का जन्म हुआ है, या दादा दादी में से। तो आपको वहां उस देश में जो भारतीय डिप्लोमेट्स हैं उनके पास जाना था और उनको ये सारे कागजात आपको दिखाने थे और आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाती। तो संविधान बनाते समय इन लोगों ने बहुत सोचा कि कोई छूट ना जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कि पता चला कोई व्यक्ति, हम संविधान बना भी दे रहे हैं, देश बन भी जा रहा है, और पता चला कि यहाँ का कोई व्यक्ति, उसको नागरिकता ही नहीं मिल रही, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। इस वजह से हम 5, 6, 7, 8 इन आर्टिकल्स में हम इनका प्रावधान देखते हैं। 9वां आर्टिकल हमें क्या कहता है कि यदि किसी कोई व्यक्ति खुद से किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी आप यहाँ के नागरिक हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमें कहीं और का मिल जाए, जैसे आप पाकिस्तान का लेना चाह रहे हैं, कहीं और जाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप ले लीजिए नागरिकता, लेकिन आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 बताता है हमें। आर्टिकल 10 हमें क्या बताता है? तो आर्टिकल 10 हमें ये बताता है स्टूडेंट्स कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता। संसद को ये पावर है, पार्लियामेंट को ये पावर है। अगर उसे लगता है कि आप देश विरोधी कार्य में लिप्त हैं तो आपकी नागरिकता वो छीन सकते हैं। ये आर्टिकल 10 में प्रावधान है। वही हमने बोला था आपसे कि 9 में ये बताया गया है कि आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं। 9 में ये बताया गया है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि अपनी इच्छा से जा रहा है कि भैया हम दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, हम वहां जा रहे हैं, ठीक है, ले लीजिए, प्रावधान है, लेकिन हमारे देश की नागरिकता आपको छोड़नी पड़ेगी, बस खत्म। ये 9वें में। 10वें में गवर्नमेंट को अधिकार है, पार्लियामेंट को, संसद को अधिकार है कि अगर उसे लगता है कि आप देश विरोधी कार्य में लिप्त हैं तो वो आपसे आपकी नागरिकता छीन लेगी। सिंपल सी बात है। अभी हम देखेंगे क्या क्या प्रावधान है जिसके तहत वो छीन सकती है। कई सारे पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट है जिसके तहत वो आपसे नागरिकता छीन सकती है। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, बस इतना समझिए। 10वां हमें क्या बताता है कि 11वां, नागरिकता संबंधी कानून बनाना। अगर संसद को कुछ लगता है कि हमें अमेंडमेंट की जरूरत है, कुछ हमें अपडेशन करना है जो हमसे छूट रहा है, मतलब संविधान बनाते समय, तो हमने 11वां आर्टिकल दे रहे हैं। इस आर्टिकल में हम संसद को पावर दे रहे हैं कि अगर उसे कुछ अमेंडमेंट करना है तो वो अमेंडमेंट कर सकता है। तो उसको 11वें वाले में ये पावर मिल गई संसद को कि कोई भी अगर कानून नया बनाना है, किसी को खत्म करना है कोई कानून को, तो वो इसमें कर सकता है। इसका मतलब क्यों था? देखिए, इसमें हमने डिटेल में इसलिए लिख दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए क्या लिखा, क्योंकि ऊपर के आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के बाद की नागरिकता के बारे में डिफाइन नहीं करते थे, इसलिए सिटीजनशिप एक्ट 1950
नेट का इशू आ रहा है बहुत ज्यादा है, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, अब वीडियो आ रहा है, वॉइस भी। चलिए स्टूडेंट्स, तो सब लोग सामने आए, आमने सामने बात होगी, एकदम सामने आए सभी, फटाफट जो पूछते जाए उसका आंसर देते जाएंगे आप लोग। चलिए, हम आपको नागरिकता देने वाले हैं, ठीक है। तो हो गए सब ऐड, सामने आ गए, ठीक। नागरिकता के बारे में हमें कौन से पार्ट में बताया गया है? संविधान के। पार्ट 2, वेरी गुड, ठीक। कितने आर्टिकल हैं जो नागरिकता से संबंधित हैं? प्रियंका, आशा, विनय, मीनू, पूजा, आरती, हर्षवर्धन, संजय, संदीप, महिमा, रमाकांत, संध्या, हिमतेश, कीर्ति, रंजना, श्रद्धा, ठीक है। 5 से 11, ठीक। कौन सा आर्टिकल हमें ये बताता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता चली जाएगी? पंकज, निधि, पिंकी, प्रियंका, रविंद्र, अनिल, अभिषेक, हेमा, ज्योति, सच्चिदानंद, ब्रजेश, रौनक, सूरज, कोमल, अनुज। आर्टिकल 9 बताता है, वेरी गुड। कौन सा आर्टिकल हमें ये बताता है कि अगर हमें कोई अमेंडमेंट करना है, कोई कानून बनाना है, तो संसद को ये पावर है कि वो ऐसा कर सकता है? ये कौन बताता है? 11, ठीक, करेक्ट। संविधान बनने के समय जब 26 जनवरी 1950 को जब ये लागू हुआ, तो उस समय जो व्यक्ति भारत में नहीं थे लेकिन वो भारतीय मूल के ही थे, इंडियन ओरिजिन के ही थे, तो उनको नागरिकता किस बिहाफ पर दी गई? कौन से आर्टिकल में ऐसा प्रावधान किया गया जिसके तहत उनको दिया गया? आर्टिकल 8 या 7 या 6? आर्टिकल 8, वेरी गुड। जो व्यक्ति, अच्छा, अगर हम डोमिसाइल के आधार पे कहें, निवास प्रमाण पत्र के आधार पे, तो कौन से आर्टिकल में व्यवस्था थी? 5 में थी, ठीक है, 5 में थी। सभी का आंसर 5 है। ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आया था, उसके लिए प्रावधान किसमें है? 6वें में। ऐसा पर्सन जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया था 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन फिर वापस आ गया था और इंडिया में रह रहा था, तो उसको किससे? 7वें से। एवरीवन क्लियर? ठीक है, बात समझ में आई? तो शॉर्ट में समझिए
मेन पॉइंट्स, बाकी जो डिटेल समझाया वो तो ठीक है। याद क्या आपको करना है, याद इस तरीके से करना है जैसे हमने पूछा है आपसे। अगर कोई व्यक्ति बाहर था उस समय देश के, या वहां रह रहा था लेकिन वो भारतीय मूल का ही था, तो संविधान जब बन रहा था या उस समय जब लागू हुआ, तो हम किस आर्टिकल के तहत उसको प्रावधान देंगे, तो हम कहेंगे हम उसको आर्टिकल 8 के तहत प्रावधान देंगे। एक ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के इंडिया आया था और उसको एक नागरिकता चाहिए थी, तो कौन से आर्टिकल में उसको प्रावधान दिया गया, तो हम कहेंगे उसको आर्टिकल 6 में प्रावधान दिया गया। एक ऐसा पर्सन जो 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया से पाकिस्तान चला गया था, लेकिन फिर वो लौट के वापस आ गया भारत में और यहीं रह रहा था और उसको नागरिकता चाहिए थी, तो हमने किस आर्टिकल में प्रावधान किया, हमने आर्टिकल 7 में किया। एक ऐसा पर्सन जो कहीं नहीं गया था, यहीं पैदा हुआ, यहीं रह रहा है, भारत को सब कुछ मान रहा है और उसको हमें करना था क्योंकि उसके पास डोमिसाइल है यहाँ का, तो हम किस आर्टिकल के तहत करेंगे, तो हम 5 के तहत करेंगे। एक ऐसा पर्सन जिसने दूसरे देश की नागरिकता ली है और उसकी वजह से हम यहाँ की उसकी नागरिकता खत्म होने वाली है, ये कौन से आर्टिकल के तहत प्रावधान है, 9वां है। कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि अगर संसद को या पार्लियामेंट को अगर ऐसा लगता है कि आप देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो वो आपसे आपकी नागरिकता छीन सकती है, आर्टिकल 11 या सॉरी आर्टिकल 10। और अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई कानून बनाना है नया या उसमें अमेंडमेंट करना है या चेंज करना है, तो कौन सा, आर्टिकल 11। यस पूजा, कृष्णा, विवेक, सच्चिदानंद, प्रिया, राफिया, सब लोग ठीक। आई होप कि डिटेल में क्लियर हो गया आपको। बाकी हमने पीडीएफ सेंड कर दी है, आप उसको थोड़ा डिटेल वाला एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा, वो डेट वाला कि 19 जुलाई 1948 से पहले आया है तो क्या, बाद में आया है तो क्या, ठीक है ना, कब उसको 6 महीने रहकर पंजीकरण कराना था, ये डिटेल की बात होती है। नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट था जो हमने डिस्कस किया है। डिटेल नहीं भी पढ़ोगे, डिटेल हम इसलिए समझाते हैं आपको समझने के लिए। आप डिटेल अगर नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। आपके लिए बस इतना जानना है कि असल में कैसे पर्सन को किस आर्टिकल के तहत हमने नागरिकता दी है, बस। जैसे हम लोग 5, 6, 7 में जो मेन पॉइंट्स ये लिखे हैं, देखिए इधर ये जो लिखा है हमने, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। ये 4 आपको रटने ही हैं। ये डिटेल इधर वाला अगर नहीं भी है, काम चल सकता है, ठीक है ना, ये काम चल सकता है, लेकिन इधर वाला आपको याद करना होगा, ये डायरेक्ट वाला कि किसमें कौन है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी ये जो 9वां 10वां है कि ये कौन से व्यक्तियों को है, 10वें में क्या प्रावधान है, 11वें में क्या है, बस इतना। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है। अगर लगता है कि आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं तो डिटेल पढ़ लीजिएगा, कोई नहीं। बट हम इसलिए समझाते हैं जिससे आपकी कोई डाउट न रहे। सर एक फिक्स टाइम कर दीजिए, एक फिक्स टाइम कर दीजिए। संडे वाले में देखो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बाकी दिन जो होगा वो 9 बजे ही रहेगा टाइम। संडे वाले में थोड़ा काम वाम रहते हैं, आप समझते हो चीजों को, ठीक है ना, और सुबह भी क्लास रहती ही है, तो इसलिए संडे वाले में जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है। बाकी दिन में आपका 9 बजे रहेगा, 9 से 10, बाकी दिन में आपका 9 से 10 होगा, जब तक कि कोई विशेष काम ना आ जाए, नहीं तो 9 से 10 रहेगा आपको, ठीक है। इसीलिए हमने वो टाइम बढ़ाया। तो आज हमने एक पेज जो डिस्कस किया आपसे वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में बात करेंगे, और इसमें हम मेनली बात किसकी करेंगे स्टूडेंट, हम नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे। अब आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आप पूछ रहे थे कि सर वो जो अनाथ हो जाएगा तो कैसे मिलेगा, सर जहाज में पैदा हो जाएगा तो कैसे मिलेगा, सर एरोप्लेन में हो जाएगा तो, सर मिसाइल में पैदा हो गया तो क्या होगा, ठीक है ना, रॉकेट में ही बैठा हुआ है तो क्या होगा। तो बताएंगे अब कैसे उसको नागरिकता मिलने वाली है, ठीक है ना। अब वो बताएंगे 1955 वाले में, जब हम लोग कल डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, तो आज वाला आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अभी हम केवल बात किए हैं कि 1900 संविधान लागू होने के समय किस तरह से नागरिकता हमको मिलने वाली थी और क्या प्रावधान थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।